भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था। हम सभी परिवार में मिलजुल कर रहते हैं, घर के सारे काम भी एक साथ मिलकर करते हैं और कुछ काम हम बांट कर भी करते हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार से घर विद्यालय चलाए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से हम जब इतने बड़े पैमाने पर देश को चलाते हैं, तो देश को चलाने के लिए भी हमें कुछ नियमों की ज़रूरत होती है। तो उसी के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक इन नियमों को बनाने के लिए, आपको मैं बताऊं तो पूरे शासन को, नियम को अपने देश में लागू करने के लिए जब हमने नियम बनाए, तो इन सभी नियमों को मिलाकर हमारा संविधान बना, जिसे हम संविधान कहते हैं, जिसके अनुसार शासन काम करता है। अतः संविधान को बनाने के लिए एक सभा बनी, जिसे संविधान सभा कहा गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष बने। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक लगातार परिश्रम करके इस सभा ने भारत का संविधान बनाया। तो इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है कि भारतीय जो संविधान है उसको बनने में कितना समय लगा। तो यहाँ पर है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साथ के साथ नोट करते चलें। तो कितना वर्ष लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगातार, यहाँ पर ये शब्द है। तो आप क्या नोट करेंगे कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन भारत का संविधान बनने में समय लगा, और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे देश में लागू किया गया। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी रिपब्लिक डे। दूसरा क्वेश्चन ये कि रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, और ये दोनों महान विभूतियाँ हैं, हस्तियाँ हैं, जिन्होंने इस संविधान को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो हमारे संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, उनको भी देख लेते हैं हम। 5th क्लास का ये चैप्टर 18 है, जिसमें अगला है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके। हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। यह अपने नियम कानून स्वयं बनाएगा। दूसरा, संविधान में हमारे देश को समाजवादी राज्य कहा गया है, जिसका लक्ष्य समाज की आर्थिक सामाजिक विषमताओं को दूर करना है। संविधान में देश के सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की छूट मिली है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो एक और नया क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन साथ के साथ बन रहे हैं, वैसे सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जैसे कि मौलिक अधिकार कितने दिए गए हैं, तो वो 6 हैं, और उनको 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। तो जो कर्तव्य हैं वो 11 हैं, मूल कर्तव्य, और मौलिक अधिकार 6। केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर जनता द्वारा चुनी गई सरकार है। संविधान के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग चुनाव में वोट डालते हैं। तो चुनाव में वोट डालने की आयु 18 वर्ष से ऊपर कितने भी हों। और संविधान में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यानी आप सभी को, जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं, उन सभी का यह मौलिक अधिकार है। जो मौलिक अधिकार हमने अभी बताए थे, 6 मौलिक अधिकार, वो आप सभी का मौलिक अधिकार है। आपको 6 से 14 वर्ष की उम्र में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। सामाजिक समानता मौलिक अधिकार है। बालिकाओं को भी बालकों के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार उनके पालन पोषण, शिक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित हैं। ये इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे हमारे संविधान को लेकर। आगे है हमारा संघीय शासन। हमारा देश, ये थोड़ी पुराना लेटेस्ट बुक का है, उसमें संशोधन हुआ है। तो हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित संघ हैं। इनमें केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर संसदीय शासन है, और पूरे देश का शासन चलाने के लिए केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार और राज्य में राज्य सरकारें करती है। अब केंद्रीय सरकार के 3 अंग होते हैं। जो केंद्रीय सरकार है उसके 3 अंग हैं। कौन कौन से बच्चों?
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब ये तीन महत्वपूर्ण अंग हैं और ये तीनों अंग काम क्या क्या करते हैं। व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम है कि कानून के अनुसार न्याय कराना। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण, अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर देखें कि भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। अब जो केंद्रीय व्यवस्था जो की गई उसको हम संसद कहते हैं, यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। तो अब प्रश्न बन जाता है कि संसद किन किन से मिलकर बनी है, और बहुत कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि संसद में तो सब होते, लेकिन आपको जवाब देना है मेन जो होते हैं वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति, इन सबसे मिलकर संसद बनती है। इनमें से राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और जो फोटो दिख रही है वो संसद की है। लोकसभा के सदस्य 5 साल के लिए जनता द्वारा चुने जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि जब चुनाव होते हैं तो जो माहौल आप महसूस करते हैं तो वो 5 साल के लिए होता है, और 25 साल या उससे अधिक आयु का व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता है। तो आयु सीमा कितनी हुई? 25। इनमें इसके सदस्यों के चुनाव में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग वोट डालते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो अब हम इनमें देखते चले। उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है, निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अब बात आई राज्यसभा की। तो राज्यसभा स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, यानी राज्यसभा स्थायी रहती है, उसमें कोई वो नहीं होता जिस तरीके से लोकसभा में होता है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। तो 6 वर्ष के लिए है, और 6 वर्ष में से प्रति 2 वर्ष 1/3 सदस्य बदल जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि सदन तो स्थायी होगा ही होगा, क्योंकि प्रति 2 वर्ष में 1/3 बदल रहे हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। अब यहाँ के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होता है, ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जिसका आंसर होगा कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभा के राज्यों के जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं ना, उनमें जो कैंडिडेट जीतते हैं उनसे राज्यसभा के सदस्यों का वहाँ पर चुनाव होता है। लोकसभा यानी वही लोग वहाँ पर जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को सांसद कहते हैं। तो जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य बनते हैं उनको सांसद या MP कहते हैं। संसद के दोनों सदन मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन उस पर राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। कार्यपालिका कानून को लागू करना। यहाँ पर तो व्यवस्थापिका की बात थी, क्या क्या करती है व्यवस्थापिका। तो यहाँ पर अब बात करते हैं व्यवस्थापिका के बाद कार्यपालिका की। तो आज कार्यपालिका को भी हम समझ लेते हैं। इन तीनों अंगों को तो समझ ही लेते हैं, क्योंकि एक साथ पूरा बड़ा मटेरियल समझाना एक साथ हो सकता है कि वो पूरा आप उसको कैच ना कर पाएँ, तो थोड़े थोड़े हिस्से में ही हम आपको ये पढ़ाएंगे। केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। जो केंद्रीय कार्यपालिका है उसका जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है। नोट करते चलना, राष्ट्रपति होता है, इसलिए मैं कई बार इसको रिपीट करती हूँ इम्पोर्टेंट को। उसे देश का प्रथम नागरिक कहते हैं। तो भारत का अगर कहा जाए, तुमसे पूछें प्रश्न, भारत का प्रथम नागरिक कौन, तो आपका जवाब होना चाहिए राष्ट्रपति। वह 5 वर्ष के लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। यानी कि जो हमारे तीनों सभा है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं, यानी कि जो निर्वाचित हो चुके हैं, उनके द्वारा 5 साल के लिए राष्ट्रपति को चुना जाता है। राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अब यहाँ राष्ट्रपति का तो हो गया कि
कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है। अब प्रधानमंत्री की बात करें तो राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होती है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का मतलब है उसको लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट मिली हुई होती हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्री भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति नियुक्त जरूर करते हैं उन्हें, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह होती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों से मिलकर कार्यपालिका बनती है। अब कार्यपालिका किन किन से मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों से। संसद जो कानून बनाती है उसे कार्यपालिका है वह लागू करती है और कार्यपालिका देश की शासन व्यवस्था का संचालन करती है। साथ में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो दिए हैं, राष्ट्रपति देश की जल, थल, वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। आगे राष्ट्रपति व्यवस्थापिका यानी संसद का अंग होने के साथ साथ कार्यपालिका का प्रमुख होता है और वह निम्नलिखित कार्य करता है। तो इसके अलावा राष्ट्रपति क्या क्या काम करता है कि संसद की बैठक बुलवाना, कोई अध्यादेश यानी देश के लिए नियम या कानून करना, जारी करना और राज्यों में राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। तो संसद की बैठक बुलवाना इसको भी राष्ट्रपति करते हैं। कोई अध्यादेश यानी नियम कानून जारी करना है उसको राष्ट्रपति करते हैं और राज्यों में राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। राष्ट्रपति और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि राज्य से संबंधित कोई भी चीज़ आएगी वहाँ पर राष्ट्रपति का नहीं उपराष्ट्रपति का आएगा, क्योंकि राज्यसभा में जो राइट्स लोकसभा में और संसद में हमारे राष्ट्रपति को होते हैं वही राज्य में राज्यपाल के होते हैं, इसलिए राज्यसभा का जो पदेन सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति कहलाएगा। अब हम अपने तीसरे और महत्वपूर्ण अंग की बात कर लेते हैं, न्यायपालिका। कानून के अनुसार न्याय करना। हमारे देश में कानून की रक्षा के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था है। संविधान द्वारा स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। हमारे देश में न्यायपालिका की संरचना इस प्रकार की गई है, जैसे आप देख रहे होंगे, इसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर की गई है सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और सबसे नीचे है जिला न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय में हमारे देश में सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। यह न्यायालय देश की राजधानी नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो हमारे देश में सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय। यह न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो राजधानी नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय की, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वंस अगेन आई रिपीटेड इट। अब उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। अब वहाँ तो केंद्र की बात हो गई, सेंटर की बात हो गई, तो सर्वोच्च न्यायालय था। अब उससे नीचे आप आइए जहाँ राज्य की बात होती है, तो राज्य के लिए होता है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी कि हाई कोर्ट के भी जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों में राष्ट्रपति ही सिलेक्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद में। तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में। इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में स्थापित है, और खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में। जिला न्यायालय, इसी तरीके से फिर जिला न्यायालय आ जाता है। जिला न्यायालय में देख लेते हैं एक बार, क्योंकि फिर चैप्टर पूरा ही है ये। जिला स्तर पर न्यायालय होते हैं जिन्हें जिला न्यायालय कहते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और यहाँ पर देखें कि जो जिले की बात आती है वो राज्यपाल करते हैं। कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो स्टेट लेवल की चीज़ें होती है ना, उनमें मोस्टली राज्यपाल ही कार्य
कराते हैं, लेकिन जो जिले लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पर राज्यपाल का हस्तक्षेप है, ना कि हाई कोर्ट में तो राष्ट्रपति ही न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। या राज्यपाल केवल ये जो जिले लेवल के न्यायालय होते हैं इन पर करते हैं। और अन्य अदालतें आपसी विवादों को निपटाने के लिए लोक अदालत, पारिवारिक अदालत, उपभोक्ता अदालतें भी हैं। यहाँ से अभ्यास यानी कि यहाँ से आपके प्रश्न शुरू हो गए। ये वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको मैंने पढ़ाते समय कई बार रिपीट करके आपको पूछा भी, बताया भी, और मुझे उम्मीद है इन सभी क्वेश्चंस के आप आंसर इजीली दे पाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर हमारा 18 था। शुरू में मुझे ध्यान नहीं रहा जब मैंने इसे स्टार्ट किया, तो क्योंकि क्लास 5th थी तो चैप्टर 5th निकल गया, लेकिन चैप्टर हमारा 18 है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।